WXY. W stands for initial vacancy and X and Y stands for final vacancy. क्योंकि OJ के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन एक हमें रिसीव होता है कोर होल के साथ, आपने XPS के अंदर देखा था कि कोर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कोर शेल से, उसको हम कहते थे फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब आपके पास एक होल आ गया, उस होल के अंदर ऊपर वाले जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर रहे हैं और फिर एक फोटोन निकाल रहे हैं। जो फोटोन निकल रहा था उसको नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एक ओजे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इन अदर वर्ड्स ओजे के अंदर डबल आयनाइजेशन हो रही है कि पहले आपके पास एक आयनाइजेशन हुई, यहाँ पे फाइनल स्टेट के अंदर आपके पास 2 होल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक अ डबली आयनाइज्ड मटेरियल आफ्टर द एनालिसिस। तो इसका भी इसके ना सिर्फ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट जो नीचे सैंपल्स हैं वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है इस लिहाज से। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज भी कर देता है, ठीक है। सो और ये टॉप सरफेस के ऊपर ही है, डेप्थ डीपर का नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप इंसुलेटिव सैंपल्स करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव होल का चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर ना कर सके। अब in case of OJ nomenclature is WXY, जहाँ पे W is the initial vacancy, X and Y are the final vacancies, और इसको हम कहते हैं जब आप nomenclature लिखते हैं तो KLL लिखते हैं कि K के अंदर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुआ था, सबसे पहले इनिशियल वैकेंसी आपके पास केस में निकली, फिर L शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और उसने K में जंप किया। अब उस वक्त L2 था, फिर L शेल में एक होल आ गया, अब वो होल, और जब ये इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो एक फोटोन रिलीज हो रहा था, तो फोटोन को किसी ने एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद जो है वो उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुआ और फिर इस इलेक्ट्रॉन्स ने ये जो इलेक्ट्रॉन था ये निकला और इसको हम ओजे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी वही चीज है नोमेनक्लेचर की कि यहाँ पे आपके पास वैलेंस बैंड है। कोर शेल के अंदर एक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। अब वो कोर शेल के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने शेल्स हैं उस एटम में, ठीक है। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन की तरह हम देते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, तो हम वहाँ पे KLV लिखते हैं कि इनिशियल वैकेंसी K में हुई, L शेल से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया K में, लेकिन जो OJ इलेक्ट्रॉन निकला V शेल से जो कि वैलेंस शेल था। इट कुड आल्सो बी पॉसिबल कि K शेल के अंदर उसके अंदर डायरेक्टली वैलेंस से इलेक्ट्रॉन जंप करता और फिर वैलेंस से ही एक इलेक्ट्रॉन वो फोटोन एब्जॉर्ब करके OJ इलेक्ट्रॉन बन के निकल जाता। अगर वो कोर शेल के अंदर होता है तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते CVV, ठीक है। तो CVV के अंदर आप CVV के अंदर कोर शेल वैकेंसी पोजीशन और फिर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन ने कोर शेल में जंप किया, फिर उसके बाद जो फाइनल OJ इलेक्ट्रॉन निकला वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स आए, अगेन होगा ये कि तीनों लेटर्स होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनिशियल वैकेंसी किस में से थी और फाइनल वैकेंसी किस में से निकली, ठीक है। नॉर्मली द स्ट्रॉन्गेस्ट OJ ट्रांजिशंस आर द वंस व्हिच आर ABB या LL KLL या LMM के मतलब K और उसके राइट नेक्स्ट शेल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है। वो KMM भी हो सकता है, बट ABB का मतलब है कि A के बाद B शेल आ रही है और उसके बाद B के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो A के अंदर एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई, फिर L शेल से इलेक्ट्रॉन K ने जंप किया और उसी का फोटोन L में दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि M में था उसने एब्जॉर्ब किया एज एन OJ इलेक्ट्रॉन निकल गया। जी बताइए। मैम स्क्रीन नहीं शो रहा। शो हो रही है? स्क्रीन ऑफ है मैम, स्क्रीन। जी
उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक सी शेल से एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी बच जाती है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ओजे इलेक्ट्रॉन, एबीसी, जो कि उसकी नोमेनक्लेचर है, ग्राफ के ऊपर जो पीक नज़र आती है उसकी नोमेनक्लेचर है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है। सो एग्जाम्पल के तौर पर एक ओजे एनालिसिस ऑफ सिलिकॉन सैम्पल्स किया जाता है, और सिलिकॉन के अंदर जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 1844, और फिर उसके बाद नेक्स्ट शेल इसी तरीके से जाती हैं, और उसके बाद ये ज़ीरो बाइंडिंग एनर्जी के यहाँ पर उसके बाद वो एटम इलेक्ट्रॉन एटम के पार्ट से उसकी जागीर से निकल गया, अब वो उसका एटम का पार्ट नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कम से कम इतनी एनर्जी उसे चाहिए टू एग्जिट द वैक्यूम लेवल, ताकि वो जाके बाहर डिटेक्टर तक जा सके, और उसके पास फिर भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। सो अब एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, किसके अंदर से, एग्जिट लेवल है उसका के से, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जी, उसकी एनर्जी थी 1844, ठीक है। अब एक हमारे पास कोर होल आ गया यहाँ पर 1844 के अंदर, अब जंप करना है ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ऊपर वाले शेल से, तो एक इलेक्ट्रॉन डिके करेगा L23 से, जिसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है 104, तो 104 माइनस 1844 कितनी एनर्जी बच गई, ठीक है। अभी ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे होल था, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी, उसने इतनी एनर्जी तो इधर से जंप कर ली, फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा 1700 तकरीबन उसकी एनर्जी बच जाएगी, ठीक है। तो 1740 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, के इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, ठीक है। जब वो निकल रहा था तो उसके बाद मतलब इधर से होल था और इधर से उसने जंप किया, तो एक फोटोन निकल रहा है, उस फोटोन की एनर्जी 1740 है, वो इलेक्ट्रॉन वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा कोई और इलेक्ट्रॉन, इस वक्त वो भी इलेक्ट्रॉन जो है अगेन वो भी L23 से है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के L23 की मतलब एक के शेल में हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन L23 से आया, और उसके एवज जो फोटोन निकल रहा था वो भी L23 वाले इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, और वो एज अ ओजे इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा। तो अब उसकी एनर्जी भी 104 थी, तो मैंने इसमें से अगेन 104 एनर्जी माइनस कर दी, तो मेरे पास जो एनर्जी बच गई इलेक्ट्रॉन की, जिस एनर्जी से वो जंप करके आया वो बाहर जा रहा है, वो है 1636 इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी ये जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और वो डिटेक्टर तक पहुंचेगा इस एनर्जी को लेते हुए, और वो फिर डिटरमिन होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि हमें पता है कि सिलिकॉन था और उसके अंदर ये शेल्स थे। तो देखिए, अब आप खुद सोचें कि डज इट मैटर कि आप एक्सरेज के थ्रू इनिशियल वैकेंसी क्रिएट करें या इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इनिशियल वैकेंसी क्रिएट करें, हमें तो उससे फर्क नहीं पड़ा, हमें तो डायरेक्टली एक वेकेंट पोजीशन जो कि ऊपर हायर इलेक्ट्रॉन ने फिल करनी है और फिर वो एनर्जी रिटेन करनी है, उससे फर्क पड़ा। हमें तो एक होल चाहिए, चाहे वो फोटोन से क्रिएट हो, एक्सरे से क्रिएट हो या इलेक्ट्रॉन से क्रिएट हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 1636, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, हम इसको डिटरमिन करते हैं। अब वो KLL से निकला है, वो KMM से निकला है, क्योंकि इनिशियल वैकेंसी K से थी, हो सकता है वो M शेल से आए और जंप कर जाएगा, हो सकता है वो वैलेंस से आए और जंप कर जाएगा, तो KVV बन जाए, लेकिन इतनी एनर्जी फिर भी उसने पोजेस की। हमारे पास एक इनिशियल होल आ गया, उसके बाद से हमारा काम शुरू हो गया ओजे इलेक्ट्रॉन के अंदर। सो अगर मैं इस अप्रोक्सीमेशन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो बेसिकली कि AV ये तो इक्वेशन है, बट इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, और वो मॉडिफिकेशंस इसको हमें दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेक्ट्रोमीटर्स वर्क फंक्शन, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर अभी हमने कोई जिक्र ऐसा नहीं किया कि वर्क फंक्शन ऑफ द सैंपल जाना चाहिए या वर्क फंक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर जाना चाहिए। नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि हमने जो लास्ट टाइम किया था कि सैंपल को और वर्क फंक्शन को हमने
नॉर्मलाइज किया था और एक वो तैयार किया था, यहाँ पे कहा था कि जी स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है, सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हमने इसका वर्क फंक्शन इस्तेमाल किया था क्योंकि ये दोनों एक कांटेक्ट में थे, ग्राउंडेड थे, तो इसका वर्क फंक्शन और इसका वर्क फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। और हमने इस वजह से किया कि चलो एलिमिनेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सैंपल एंड लेट्स जस्ट यूज द वर्क फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। वो पिछली दफ़ा आपने पढ़ा था, तो इधर भी हम ये करेंगे exactly the same thing that we did in XPS. We're going to do the same thing for OJ as well. वो तो सैंपल और वर्क फंक्शन और उसका है, क्योंकि अगेन OJ तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज इस सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कोई और है तो बता दें। ठीक है, आप मुझे बताएं स्क्रीन नज़र आ रही है? क्योंकि असल में होता ही है कि आप लोगों की तरफ से जब एडमिट नाउ की रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो फिर मुझे एडमिट करने के चक्कर में अपनी स्क्रीन को चेंज करना पड़ता है। मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाती हूँ तो समटाइम्स शेयरिंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम आ रही है। थैंक यू। सो यहाँ पर अगेन OJ एनर्जी ऑफ अगेन रेफरेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू द फर्मी लेवल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसमें से माइनस करें स्पेक्ट्रोमीटर का वर्क फंक्शन, क्योंकि आफ्टर ऑल जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल रहे हैं तो उधर एक लेवल तक गया जो वैक्यूम लेवल था, फिर उसके बाद वर्क फंक्शन या वैक्यूम लेवल एंड देन टूवर्ड्स द डिटेक्टर। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर का वर्क फंक्शन था या सैंपल का वर्क फंक्शन था, वो तो माइनस किया जाना चाहिए था। क्योंकि सैंपल का वर्क फंक्शन नोन नहीं है, इसलिए हम वर्क फंक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर को ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें से स्पेक्ट्रोमीटर का वर्क फंक्शन माइनस कर लिया। अगेन दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ इन इक्विवेलेंस के साइन को जस्टिफाई किया जा रहा है। दिस इज द वर्क फंक्शन और टिपिकली ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसके अलावा इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस की जानी चाहिए, और वो इस वजह से कि इन द प्रेजेंस ऑफ वन होल बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ रिमेनिंग शेल्स चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सोडियम +1, वही एग्जांपल सोडियम विद रिस्पेक्ट टू सोडियम +1, सोडियम प्लस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। जब एक फोटो इलेक्ट्रॉन कोर शेल से इधर से निकल के बाहर चला गया तो इसके पास तो एक होल आ गया। वो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस होल जो इसकी हायर शेल इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जीज है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स इन द अपर शेल विल नाउ हैव अ हायर न्यूक्लियर पुल। ठीक है, इसकी न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा पुल लगा रहा होता है, तो इस वजह से हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन हम इसको स्टैटिक लगाते हैं कि जब आप होल के प्रेजेंस में देखें तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी शिफ्टेड होती है। ठीक है, और इसको अगेन ये जस्ट अ सिंपल वे ऑफ एडजस्टिंग दिस इक्वेशन और इस एक्सप्लेनिंग दिस इक्विवेलेंस। इन रियलिटी जब आप असल में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखते हैं तो द रिलेशन इज दिस वन, कि जहाँ पे एनर्जी ऑफ ए शेल माइनस 1/2 the energy of B shell plus the energy of 1 plus एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट उससे ज़्यादा बढ़ गया। एक जो एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन है जिसका ऊर्जा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 1 प्लस एक एटॉमिक नंबर एडिशन करके उसको आपने 1/2 करके इसको माइनस करना। अगेन इसकी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड इसकी ज़रूरत, लेकिन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये जो यहाँ पर है ये इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पर है ये इक्विवेलेंस का साइन है। तो इक्वल्स टू को लाते लाते आपको सर्टन तरीके से उसको कॉन्स्टेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, एनर्जीज को एडजस्ट करना पड़ता है, बाइंडिंग एनर्जीज को एडजस्ट करना पड़ता है, वर्क फंक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि एक जनरल ग्राफ है बिटवीन OJ एंड XRF, तो आपको पता ये चलेगा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इट इज़ ऑपोजिट इन नेचर। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के आए फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें जंप कर रहे हैं तो वो एक फोटोन रिलीज करें। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फोटोन निकल के बस काम तमाम हो जाए, या प्रोबेबिलिटी है कि ये फोटोन वापस एक और इलेक्ट्रॉन इधर एब्जॉर्ब करे और वो निकल जाए। तो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस फोटोन। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस फोटोन। ठीक है, ये K अल्फा एक्स रेज है।
ये जो निकल रही हैं ये फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स एक्स रे एनर्जी रेंज जो उसमें लाई करती है वो एक्स रे की लाई करती है। सो के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्स रेज की। सो हमने देखा कि फॉर एटॉमिक नंबर 32 अप्रॉक्सीमेटली ये जो ट्रेंड होता है ये चेंज हो जाता है। इस वक्त जो ओजे इलेक्ट्रॉन की निकलने की टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और एक्स रेज की निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। और इसकी रीज़न ये है कि जब आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड। तो इट्स नॉट इजी कि ये जो एक्स रेज निकल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये निकल के अपना काम चलाना शुरू कर देता है एज एन ओजे इलेक्ट्रॉन। इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट कि बस सीधी सीधी एक्स रेज निकलें और काम ख़त्म करें। यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है बिटवीन वेरियस एटॉमिक नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है, ये ओजे इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिकली ग्राफ है ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। देखते हैं कि जी ओजे इलेक्ट्रॉन्स अब एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 के अंदर जो KLL लाइन है या ओजे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी इतनी रेंज में चेंज हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जब वो KLL रिलीज कर रहा है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस एटॉमिक नंबर में LMM वाले ओजे लाइंस भी इमिट हो रही हैं, दोनों आ रही हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो यहाँ जाता है तो आप देखते हैं कि जी इसके बाद इधर से भी इमिट हो रही हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ ओवरलैप आ जाता है फॉर सर्टेन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा ये LMM है, यहाँ पे LM1 M2 है, M3 है, किस तरह से वो इधर आपको 2-3 लाइंस भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब जो ओजे स्पेक्ट्रम होता है दैट इज रिसीव्ड इन दिस फॉर्म। एक आपके पास डायरेक्ट स्पेक्ट्रम होता है कि with respect to the energy counts with respect to the energy, एक particular energy का कितना count है versus the kinetic energy of that electron। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपने बट इसके अंदर आपके पास ह्यूज बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है जी, अगेन पीक्स ऐसा लगती है हवा में लटक रही हैं। तो इसको अगर आप इन पीक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल आपने डिफरेंशियल अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, तो ये जो कर्व है या पीक्स हैं वो लेवल आउट होना शुरू हो जाती है। एक पीक जो इस तरह की है वो इस तरह की होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो दैट इज कन्वीनियंट सर्टेन टाइम्स, क्योंकि इसके अंदर आप पॉइंटेड देख लेंगे कि यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी देखना आसान है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। So total electron signal is measured as a function of kinetic energy and electrons leaving from the sample। ये डायरेक्ट फॉर्म है, और डेरिवेटिव के अंदर आप सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं और उसको एनर्जी के साथ। तो दिस इज द एज रिसीव्ड या डायरेक्ट कर लें, और फिर दिस इज द डेरिवेटिव, वही सैंपल पोजीशन वाले यानी पीक पोजीशन है, एनर्जी पीक्स। लेकिन नाउ पीक्स आर मोर लाइक पीक्स। इसके अंदर ये छोटी सी पीक है, लेकिन इस पीक को आप रीच करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस तरह का लंबा चौड़ा बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, ओजे पीक्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑन द एनर्जी स्केल। ये जो है नॉर्मलाइज नहीं किए हुए एनर्जी स्केल को, बस जस्ट एनर्जी स्केल पे प्लॉटेड किया हुआ, इंटेंसिटी वाइज उसको कोई देखा नहीं गया। इसी तरीके से मैंगनीज के अंदर ओजे पीक्स जो है नोमेनक्लेचर नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनर्जी बताई हुई है कि ये 2 3 4 तरह की डिफरेंट पीक्स आ रही होती हैं आयरन के अंदर इस वाली पर। सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना। कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हमारे पास नज़र आती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पीक्स की वजह से सैंपल आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। सो ओजे के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पीक है ये कार्बन की है या नहीं। ये छोटी सी पीक इस डायरेक्ट पीक में आपको नज़र आती है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको एक्चुअल पीक नज़र आती है। ये किसकी है? ये ऑक्सीजन की है, सोडियम, नाइट्रोजन की है, या किसकी है? सो डेरिवेटिव इज एक्चुअली यूजफुल वेरी मेनी टाइम्स। Qualitative analysis में peak having the largest signal in strength in the spectrum is noted with respect to peak energy, और फिर हम लिस्ट के अंदर मैच करते हैं कि इस एनर्जी के ऊपर कौन सी पीक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसको हम लिस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी बाकी सारी पीक्स आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर हम उसकी मैचिंग करते हैं।
ये प्रेजेंस ऑफ एडिशनल लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है कि स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है कि इसकी इंटेंसिटी ये KLL की पीक इसकी इतनी आएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के KLL की पीक कितनी एनर्जी पे आएगी, ऑक्सीजन के KLL की पीक कितनी एनर्जी के ऊपर आएंगी। तो अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस अगेन हो रही है इस वक्त, आपने चेक करना है। नॉर्मली एनालिसिस को करने से पहले हम कॉपर से इसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। वेरी फ्लैट फाइन ग्रेन कॉपर सबस्ट्रेट, कॉपर जो एज अ सैंपल को लिया जाता है और उसको कैलिब्रेट उसके रिस्पेक्ट से किया जाता है, ठीक है। सो KLMM and LMM and MNN peaks are measured और उसकी पीक पोजीशंस इतनी हैं, अगर वो पीक एग्जैक्टली सेम पॉइंट के ऊपर आ रही है तो हम कहते हैं कैलिब्रेशन हो गई है, सही है। फिर उसके बाद एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाती है आफ्टर कैलिब्रेशन कि आप कॉन्सेंट्रेशन चेक करें मेजर पीक्स की और कंपेयर करें विद चार्ट कि ये जो पीक है ये किसकी पीक हो सकती है, ये किसकी पीक हो सकती है, और एक एक पीक कर करके आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसको लेबल करते हैं। जो अनलेबल्ड पीक थी उसको दोबारा जाके आप दोबारा देखें कि क्या चीज़ है, कोई ऑक्साइड पीक्स हैं या किस तरह की पीक्स हैं, रिएक्टेड पीक्स हैं। तो यहाँ पे आपने उसने आपको बताया हुआ है कि इस चार्ट के रिस्पेक्ट से और इस स्पेक्ट्रम को आप कैसे कोरिलेट करते हैं कि आपके पास निकल, आयरन और क्रोमियम है, उनकी प्रिलिमिनरी पीक जो होती हैं वो किस किस पॉइंट पे आती हैं। तो यू सी कि तकरीबन 500 और 700 और 800 तकरीबन, तो 500, 700 और 800 के ऊपर इसकी पीक आएगी जो कि निकल, आयरन और क्रोमियम से मैच करती हैं। जो बाकी सारी पीक्स हैं फिर उनको देखना पड़ेगा कि उधर कोई जो ये इनको तो आपने लेबल कर दिया, फिर बाकी पीक्स को फिर आप दोबारा चार्ट्स में जाएंगे कि ये पीक्स किससे मैच कर रही हैं। यहाँ हो सकता है ये कि निकल की या आयरन की सब पीक्स हो, KLM के बजाय LMM या MNN की पीक हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए। सो अगेन ये आपके पास एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है आयरन का, OJ स्पेक्ट्रम है ये क्रोमियम का और ये निकल का, ठीक है। कि यहाँ पे आपके पास अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रोमियम होता तो उसके अंदर मल्टीपल OJ पीक्स निकल रही होती विद दिस एनर्जी, बिकॉज आपके पास स्लाइट वेरिएशन हो जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जंप कर रहा है लेकिन L2-3 के बजाय इधर से जंप कर रहा है, या KLM हो गई, KLL हो गई, KLV हो गई, KLC हो गई, व्हाटएवर जिधर से मर्जी वो जंप करें। तो इस तरह से मल्टीपल पीक्स आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। सो अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आप देखते हैं कि क्रोमियम या निकल या आयरन कितना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप पीक की इंटेंसिटी देख लें, ज़्यादा इंटेंस है तो ज़्यादा अमाउंट में, इसकी इंटेंसिटी कम है तो ये कम इंटेंसिटी में। दूसरा ये कि आप पीक एरिया जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ उसको देख लें, बट इसके लिए आपको बैकग्राउंड की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है कि बैकग्राउंड यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से, तो बैकग्राउंड सब्ट्रैक्ट करके एरिया अंडर द पीक देखें कि अगर एरिया ज़्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी वाइज वो ज़्यादा है। और इन दोनों मेथड्स की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है कि आपको इस वाले से इतना सेंसिटिव डेटा मिलेगा या इतना अच्छा डेटा मिलेगा और उसके दूसरी इंटेंसिटी वाले से इतनी एक्यूरेसी मिलेगी, तो दैट इज़ डिफरेंट। फिर OJ स्पेक्ट्रम नॉर्मली जब हमारे पास अचीव होता है तो हम देखते हैं कि OJ स्पेक्ट्रम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये सैंपल है, जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके वापस चले जाएं। वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से मूव करके निकल के वापस बैक स्कैटर्ड हो जाए, ठीक है, इलास्टिकली बैक स्कैटर्ड। तो अगर इलास्टिकली बैक स्कैटर्ड है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्केल के ऊपर बहुत हाई होती है कि तकरीबन जितनी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ किया अप्रॉक्सीमेटली उतनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स हमें वापस मिल रहे हैं, जो कि OJ इलेक्ट्रॉन OJ के ग्राफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिसीविंग, बिकॉज डिटेक्टर तो इधर बैठा हुआ है, डिटेक्टर के अंदर जो है वो हर तरह के हमने तो एक एनर्जी स्केल के ऊपर पूरा एक्सेस किया ना कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है। तो यहाँ पे एक बहुत हाई पीक आएगी इस एनर्जी रेंज के अंदर क्योंकि ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पीक होगी। फिर कुछ ना कुछ लॉस पीक होती है या वो रीडिफ्यूज्ड प्राइमरीज होती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पीक निकलते निकलते डिफ्यूज हो गई और आधी एनर्जी
और वो लॉस पीक क्रिएट करे, या नॉन स्पेक्ट्रा या सैटेलाइट पीक्स या मल्टीप्लेक्स पीक्स या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। नॉर्मली दिस peaks in case of OJ are due to the primary electron peaks, very diffuse primaries। यहाँ पे जो होती है ना, तकरीबन ये बस हमारी OJ की पीक्स हैं, यही बस काम की पीक्स हैं, उसके अलावा कोई पीक्स नहीं है। बाकी सारे पीक्स इन अ वे हमारे लिए यूजलेस हैं। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पीक्स है। आफ्टर ऑल वी यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस वॉल्यूम बनता है। इसके अंदर से सेकेंडरी यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, मल्टीपल कोलिजन्स के बाद इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, वो निकलेगी, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन निकले। तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ एनर्जी मुख्तलिफ है, डिटेक्टर के अंदर भी घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो आइडेंटिफिकेशन है वो बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, मैचिंग बड़ी क्रिटिकल हो जाती है कि आया ये ओजे पीक्स हैं या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पीक्स हैं, ठीक है। सो लॉस पीक्स और सरफेस प्लाज्मॉन्स और बल्क प्लाज्मॉन्स और शार्प पीक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओजे एनर्जी और ब्रॉड पीक्स जो है ये हमारे पास ड्यू टू अंडरगोइंग मल्टीपल स्कैटरिंग, जो कि आपके पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पीक्स हैं। 1 2 3 4 उसने इसी तरह 1 2 3 4 करके एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगेन देयर ओजे स्पेक्ट्रम को जैसे कि मैंने पीक्स की बताया, नॉर्मली उसने आपकी बुक में कि उसको 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है कि वन इज एक्चुअली रिलेटेड टू टोटल कैंडी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपके पास जो ओजे पीक्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटेंसिटी, ये बहुत मुन्नी चुन्नी सी होती हैं, इसी वजह से इसकी बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन करके इसको डायरेक्ट पीक के फॉर्म में इसको देखना पड़ता है। दूसरा फिर ये आपके पास इलास्टिक वो प्राइमरी पीक्स होती हैं जो इलास्टिकली बैक स्कैटर्ड पीक होती हैं या उससे एसोसिएटेड प्लाज्मा लॉसेस होते हैं। सो इन 3 रीजन्स में 1 2 और 3 इसके अंदर आपके स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया जाता है। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस एनर्जीज ऑफ कार्बन, निकल, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कार्बन की एक फिंगरप्रिंट पीक जो है वो इस पे आती है, और वो KLL है और उसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। Electron flux in OJ can be 10 power 6 times greater than those from XPS spectrum. And this leads to a very high sensitivity because you are actually using electron as an incoming beam. You're not using X-rays. इसकी वजह से आप पॉइंटेड एक्सरे के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं, ठीक है। ओजे एक्सरेज के अगर आप देखें, एक्सरेज जनरेशन इज 98% futile, useless. Only 2% of the X-rays which are generated are actually utilized। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की बीम की इंटेंसिटी आप चेंज करेंगे तो उसका जो बीम का सिग्नल है, जो आउटगोइंग बीम का सिग्नल है, वो भी बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई ओजे नॉर्मली आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे देता है XPS से, लेकिन XPS के अंदर एक्सरेज हैं, एक्सरेज इजी टू मैनेज होती हैं। ओजे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन्स के अपने खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जिस तरह ओजे के XPS के अंदर सॉरी आपको केमिकल शिफ्ट होता है, यहाँ पे भी आप केमिकल शिफ्ट को देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो शिफ्टेड फॉर्म है या नहीं है, और अगर शिफ्ट है तो सिलिकॉन शिफ्ट करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रही है या कार्बन के साथ फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है, एसोसिएटेड है। तो ये अब एक थी, यहाँ से आपने इसका डायरेक्ट स्पेक्ट्रम निकाला विच इज़ द डिफरेंशियल ऑफ दिस ग्राफ, एंड देन यू ट्राई टू स्टडी के बेस पीक के अंदर वो शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, पॉजिटिव वैलेंसी हो रही है या नेगेटिव हो रही है। इसके अलावा आप शेप ऑफ ग्राफ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के LMM की इस तरह की पीक है, लेकिन जो KLL है उसकी इस तरह की पीक है, ठीक है। अगेन और कार्बन की पीक्स इस तरह की आती हैं, ठीक है।
So ये surface sensitivity OJ is quite sensitive, very very surface sensitive, more than actually XPS. तो यहाँ पर उसने निकल स्पेक्ट्रम निकल सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ लेयर थी, एडजॉर्ब्ड मोनो लेयर थी. उस एडजॉर्ब्ड मोनो लेयर को पहले आयन के साथ जो है वो क्लीन किया, फिर उस क्लीन सरफेस के ऊपर आपने वो एनालिसिस परफॉर्म किए और उसने बताया कि क्लीनिंग करके और क्लीनिंग के बगैर आपके पास जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी के फर्क पड़ जाता है. क्लीन करके आपके पास सैंपल की इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाती है और क्लीनिंग नहीं करते तो फिर आपके पास एक इन अ वे एडजॉर्ब मोनो लेयर होती है जो कि निकल की पीक्स को भी सप्रेस कर रही है, साथ साथ ऑक्सीजन आ रही है क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म कर रही है या जो भी एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं. ठीक है, अब जहाँ पे एक्सपीएस था इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपीएस के अंदर इसी वजह से इसी तरीके से आप ओजे के अंदर भी आयन बीम असिस्टेड ओजे एनालिसिस कर सकती हैं जो कि डेप्थ प्रोफाइलिंग करती है. ये अगेन एक्सपीएस के अंदर किया था, इसी तरीके से ओजे के अंदर भी कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको आप ओजे करते हैं. ठीक है, और फिर वो उसको आप स्पटर करते हैं. फिर जब आप स्पटर कर देंगे तो एक्सपोज लेयर का दोबारा ओजे कराएं, फिर उसको सिग्नल लेके आप दोबारा स्पटर करें और आहिस्ता आहिस्ता स्पटरिंग डेप्थ को आप इंक्रीज करते हैं. विद इंक्रीजिंग टाइम आपकी स्पटरिंग डेप्थ इंक्रीज हो रही है बिकॉज हमने स्पटर रेट रखा हुआ है कांस्टेंट. The sputtering rate determines for the time required to sputter through the layer of the same material with the known thickness, जिसकी वजह से आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि हम कितनी डेप्थ पे पहुंच गए हैं बेस्ड ऑन कितना टाइम हमें लग गया, कितनी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है इनकी. ठीक है, कितने एनर्जेटिक आयंस आप खींच रहे हैं. सो इधर आपने अगेन कुछ एग्जांपल आपको डेप्थ प्रोफाइलिंग की दी हुई है, बट नॉर्मली आपके पास डेप्थ प्रोफाइलिंग के लिए हैवी आयंस इस्तेमाल किए जाते हैं, एनर्जेटिक आयंस होते हैं जो कि स्पटर करती हैं. ठीक है, और स्पटरिंग रेट जो होता है एच रेट्स होते हैं तकरीबन 0.1 पर नैनोमीटर पर सेकेंड. आप इंक्रीज कर सकती हैं इस रेट को बाय एक्सेलरेटिंग दीज आयंस. ठीक है, हैवी और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है. लेट्स जस्ट से कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, दे आर सॉफ्टवेयर मटेरियल्स इजी टू स्पटर, तो उनके लिए ये रेट आप कम कर 0.1 नैनोमीटर के बजाय 0.01 नैनोमीटर पर सेकेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप एनर्जी ऑफ इसकी आयंस को कम कर देते हैं. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जो थिन नाइक्रोम फिल्म है, उसको ब्रीफ हीटिंग की है और उस हीटिंग का इफेक्ट देखा है बाय डूइंग ओजे एनालिसिस ऑफ द और इन ओजे डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ प्रोफाइलिंग. तो यहाँ पे उसने देखा जी निकल जो है वो इन अ वे इधर पहुंचा हुआ है, सरफेस की तरफ भी पहुंचा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो पीक इसकी छोटी सी है, ऑक्साइड लेयर कहीं ना कहीं बनी हुई है, और क्रोमियम जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे आया हुआ है और एक जगह इकट्ठा हुआ है. लेकिन जब आपने हीटिंग किया तो उसने कहा कि निकल की जो कंटेंट था वो इंक्रीज हो गया क्लोजर टू द सबस्ट्रेट. इन अ वे ऑक्सीजन लेवल हो गई, ऑक्साइड लेयर बन गई, ब्रीफ नाइक्रोम निकल आयरन निकल क्रोमियम सॉरी अलॉय का, उसके अंदर फिर ऑक्सीजन इनफिल्ट्रेट की क्योंकि हीटिंग कर रहे थे आप, और क्रोमियम लेवल हो गया, निकल जो था वो सूरज की सरफेस सबस्ट्रेट बन गया, सिलिकॉन सबस्ट्रेट, और सिलिकॉन जो है वो यहाँ पर. ठीक है, डेप्थ रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर आपके पास कि ये जो आपका ग्राफ है वो कितनी स्लोली फास्टली चेंज हो रहा होता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना टाइम जो है कितने मिनट्स कितने नैनोमीटर कर रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है, कितने मिक्स कर रहे हैं. इट इज समटाइम्स पॉसिबल कि आर्गन जो आयंस होते हैं वो इम्बेड हो जाएं सरफेस के अंदर. ठीक है, और इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि सरफेस की रफनेस किस किस्म की है. रफ सरफेसेस जो होती हैं उनको एच करना आसान होता है,
फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली बॉन्डेड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्डेड विद सम अदर एलिमेंट्स, उनकी चेन्स होती हैं, तो उनको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। उनके लिए आपको स्पटरिंग रेट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, वरना आप बहुत जल्दी स्पटर मटेरियल को स्पटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ बाद में कि ओजे एनालिसिस के अंदर से आप SEM भी निकाल सकते हैं, SAM। तो अभी इसको हम जाके थोड़ा सा देख लेते हैं, बट ओजे के अंदर से अगेन आप केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह भी देख सकते, क्रिस्टल ओरिएंटेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और डेप्थ के अंदर आप मल्टीपल पीक्स की थिकनेस एस्टिमेट करा सकते हैं कि ये इसकी स्पटरिंग टाइम इतना है और इतने नैनोमीटर पे जा रही है, तो इसकी थिकनेस जो है इतनी से इतनी जाएगी, इतनी है। आपने क्योंकि डिपॉजिट आप स्पटरिंग से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ तो खुद जाके नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने तो पैरामीटर्स करने के करंट वोल्टेज, इसको चेंज करेंगे तो कितनी स्पटरिंग हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगा, पोस्ट एवेपोरेशन से डिपॉजिट कर रहे हैं या थर्मल एवेपोरेशन से या स्पटरिंग से, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पटरिंग से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप एक एस्टिमेट करते हैं, फिर उसकी डेप्थ प्रोफाइलिंग के थ्रू आप उसकी थिकनेस भी एस्टिमेट करें, बट ये बहुत महंगा तरीका है एस्टिमेट करने का। ठीक है, लेकिन इधर हमने जो ग्राफ में बताया है कि नॉर्मली जब आप ओजे एनालिसिस कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग स्पटरिंग आप सैंपल डिपोजिशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप सैंपल को रोटेट नहीं करते और एक जगह स्टैटिक है, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बड़ी एब्रप्ट होती है। अगर आप उसको रोटेट करते रहते हैं तो सैंपल जो है वो आपकी जो है उसके ऊपर इवनली आपके पास सैंपल जो है वो डिप्लॉय होता है, आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटेड नहीं होती, सैंपल एक दूसरे में नहीं घुस रहा, आपके पास बड़ी क्रिस्प और फाइन किस्म की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो ये अगेन आपको डेप्थ प्रोफाइलिंग ऑफ डिफरेंट मल्टी लेयर्स बताया हुआ है कि एक लेयर सिलिकॉन की, एक टैंथलम की, और एक अगेन सिलिकॉन की, एक टैंथलम की, और हर एक की लेयर थिकनेस उसने ब्लैक की, जैसे कि मैंने आपको बताया एस्टिमेट की हुई है, और अगेन वो उसी के थ्रू की है। डेप्थ एनालिसिस अगेन आर्गन की बम्बार्डमेंट के थ्रू की है। आर्गन जो है लेस देन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सैंपल की रोटेशन के अंदर से करते करते आपने देखा कि जब सैंपल आपके पास पड़ा होगा, आपने देखिए अगर आर्गन को एक ही जगह में सैंपल को बम्बार्ड करती रहूँ तो इसी जगह से प्रेफरेंशियल एचिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से सैंपल को रोटेट करती रहूँगी तो हर तरफ से वो इक्वली एच होता रहेगा। ठीक है, ये रूल होता है दोनों डिपोजिशन में भी, और रूल होता है आपके पास एचिंग करने के लिए भी, कि दोनों के अंदर आप सैंपल को रोटेट कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो एक तो डिपोजिशन है, दूसरी एचिंग है, उसकी बाउंड्रीज बड़ी अच्छी होती है, ब्लर नहीं हो रही होती। सो ये जो है SAM जो कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो इमेज आया हुआ है यहाँ पर, ये आपके पास ओजे के अंदर एक खसूसियत है जो कि फिर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नहीं है, वो है माइक्रोस्कोपी। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक बीम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम से बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो आप उसे इमेज भी कर सकते हैं। आपका काम है सिर्फ आप एक डिटेक्टर लगाएं और इमेज जनरेट करा लें। अब उस इमेज के अक्रॉस आप मल्टीपल ओजे इमेजेस भी निकाल सकते हैं। आप हर एलिमेंट को जो कि पीक्स आ रही है एक कलर असाइन करवा दिया जाता है, और फिर उसके अंदर बता सकते हैं कि इसकी मैपिंग किस तरह की है, स्पेशल रेजोल्यूशन और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। तो ईच पिक्सल, ईच पॉइंट इन पिक्सल रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, और उसके अंदर पीक दैट कॉरेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड एंड द इंटेंसिटीज आर मेजर्ड, कितना ब्राइटर है कितना लेस है। अगर यहाँ पे ब्राइट कलर आ रहा है ग्रीन कलर, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन है, वो फिर ज़्यादा ऑक्साइड हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। So I have to apologize now and I have to take leave now because मेरी already एक commitment में, मैं एक function छोड़ के आई थी क्लास लेने के लिए, और फिर दोबारा अभी आप लोगों के पास क्लास लेके मैं दोबारा उस फंक्शन पे जाऊँगी। क्लोजिंग सेरेमनी है, कुछ मैंने अनाउंसमेंट्स करनी है, कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी है पार्टिसिपेंट से कॉल पाक इवेंट के ऊपर,
ٹھیک ہے، تو ویل ہیو اے کلاس ٹل ہیئر، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ویک کے دوران بھی ہم ایک آن لائن کلاس رکھ لیں تاکہ جو ہمارا ٹائم مس ہو چکا ہے یا پھر جیسے کل کی یہ کلاس مس ہوئی ہے وہ تھوڑا سا کورس ہم کور کرائیں. میں نے آپ سے اس ہفتے بہت کچھ کرنا تھا، پہلے چھٹی کینسل ہوئی، پھر چھٹی اناؤنس ہو گئی، تو عجیب ہی تماشا چلا، لیکن وٹ ایور دا کیس اٹ از ہم آگے پروسیڈ کریں گے. اینڈ آئی ول لیٹ یو نو. ٹھیک ہے بیٹا؟ سو آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی پریکٹس کو مارک کر دیجیے گا ٹیمز کے اوپر. جس کے اوپر کلاس اس لیے لی کہ مائک کے ایشو تھے، تو ٹیمز کے اوپر جا کے اپنی ایک دفعہ پریزنس شو کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ شور ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اٹینڈنس مارک کروں. ہاں میم کہہ رہی ہے ٹیمس پہ جا کے اپنی اٹینڈنس مارک کر دے. اچھا اوکے. 337. آواز آ رہی ہے؟ ہاں 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 آ رہی ہے. ایک سیکنڈ. ہاں وہ ٹیمس پہ کرنی ہے. اپنا بھی چلو مارک کر دو، میرے بھی چلو مارک کر دینا. تمہارے پاس میرا وہ ہے گوگل وہ روم بنا ہوا ہے.